ऑलराइट क्लास, आज हमने अगली लेयर, आखिरी जो हमारी लेयर है उस पर डिस्कशन शुरू करनी है, दैट इज लिंक लेयर। हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने होंगे, एक लिंक लेयर की इंट्रोडक्शन की, लिंक लेयर इस्तेमाल क्यों होती है, उसका पर्पस क्या है नेटवर्किंग में, और उसके बाद हम एरर चेकिंग की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और रैप अप एरर चेकिंग जो है वो अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है कि डेटा लिंक लेयर की जब हम बात करते हैं तो इसका मकसद बेसिकली आपका पैकेट ट्रांसफर करना है बिटवीन फिजिकली एडजेसेंट नोड्स। यानी हम जब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते थे तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक दफ़ा के बेसिकली एंड मशीन पे जो प्रोसेसेस रन कर रही हैं उनके बीच में डेटा एक्सचेंज कैसे करना है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक मशीन से लेके दूसरी मशीन तक पैकेट जो है कैसे पहुंचाना है, उस पैकेट को इंटरनेट के ऊपर कैसे राउट करना है ताकि वो डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों जो नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर थी, ये दोनों एंड टू एंड है बेसिकली। लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली जो कनेक्टेड नोड्स होती हैं उनके बीच में ट्रांसमिशन करना, यानी दो नेबर्स के बीच में पैकेट एक्सचेंज करना, और इसे हॉप बाय हॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं एज अपोज टू एंड टू एंड ट्रांसमिशन। तो हम जब लिंक की बात करते हैं किसी भी लिंक की, तो इट कैन बी वन टू वन लिंक, यानी आपके घर से आईएसपी तक का जो कनेक्शन होता है वो वन टू वन लिंक है। फिर जो राउटर टू राउटर कनेक्शन होता है, जो डायरेक्टली दो राउटर्स कनेक्टेड होते हैं, वो भी वन टू वन लिंक है। एज अपोज टू दैट कुछ आपकी मीडियम है जो कि ब्रॉडकास्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो वाईफाई राउटर है, वायरलेस राउटर है, उसके साथ जब कंप्यूटर कनेक्ट करता है तो दैट इज नॉट अ वन टू वन कनेक्शन, दैट इज अ ब्रॉडकास्ट मीडियम, विच मीन्स कि अगर कोई एक पैकेट ट्रांसमिट करेगा एंड मशीन अपने राउटर को, तो उस राउटर की उस सेंडर की रेंज में जितनी और मशीन्स होती हैं उन सारों तक सिग्नल पहुंचेगा। सिमिलरली राउटर से अगर किसी एक मशीन को पैकेट जा रहा है तो एटलीस्ट वो सिग्नल जो है वो उसकी रेंज में जितनी मशीन है उन सारों को पहुंच सकता है। ठीक है, तो वाईफाई ब्रॉडकास्ट मीडियम है। उसके अलावा ईथरनेट लैन जो है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल मशीन्स हब के थ्रू अगर कनेक्टेड हैं, ये हब और हब ब्रिज राउटर ये क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है, तो जो हब के थ्रू मल्टीपल मशीन अगर कनेक्टेड हैं तो उनमें जो जो मीडियम होता है वो भी एक ब्रॉडकास्ट मीडियम बन जाता है, विच मीन्स कि अगर एक मशीन ने ट्रांसमिट किया है तो वो सारी मशीन तक पैकेट पहुंच जाएगा। तो लिंक लेयर में जो डेटा ग्राम ट्रांसफर करना होता है, इट इज पॉसिबल कि आपकी एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी एंड टू एंड जो कम्युनिकेशन है उसमें बीच में जितने भी हॉप्स आएंगे, इट इज पॉसिबल कि उनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हो। यानी लेट सपोज जो सर्वर है, लेट सपोज कि एक सर्वर है वो ईथरनेट के साथ एक लैन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लैन जो है वो गेटवे राउटर के साथ कनेक्टेड है। गेटवे राउटर जो है लेट सपोज डिफरेंट राउटर्स के साथ कनेक्टेड है आईएसपी में, और आईएसपी के आगे जो राउटर्स का एक जाल बिछा हुआ है उसमें जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो शायद फ्रेम रिले हो, और लास्ट लिंक जो है आपके घर का फॉर एग्जांपल वो शायद वायरलेस राउटर का एक लिंक हो। तो कहने का मतलब है कि आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं। एक ईथरनेट लैन प्रोटोकॉल है, फ्रेम रिले आपका फाइबर ऑप्टिक का, वायरलेस राउटर का एक, वायरलेस लैन का एक फर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इससे जो है सिर्फ हॉप पे फर्क पड़ता है, एंड टू एंड जो आपका पाथ बन रहा है उस पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फर्क प्रोटोकॉल होते क्यों है, क्योंकि वो आपको फर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ लिंक्स होंगे जिसपे आपको रिलायबिलिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल वायरलेस लिंक। कुछ लिंक्स हैं फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक जिसपे आपको रिलायबिलिटी नहीं चाहिए क्योंकि काफी रिलायबल होता है, उसमें पैकेट करप्शन में या एरर का चांस नहीं होता, जहाँ बहुत ही क्लोज टू जीरो होता है। ठीक है, इन सम केसेस आपको फ्लो कंट्रोल चाहिए होगा। तो ये सर्विसेज जो है इनकी बेसिस पे बेसिकली आपका प्रोटोकॉल जो है
एज इन आपका प्रोटोकॉल जो है वो अपना लिंक देख के उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो लिंक लेयर सर्विसेज की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है वो फ्रेमिंग और लिंक एक्सेस की है। फ्रेमिंग का क्या मतलब है कि नेटवर्क लेयर से जो पैकेट आता है, ठीक है, उस पैकेट के ऊपर आपने जो लिंक लेयर होती है उसने एक हेडर अटैच करना होता है, और उस हेडर में जो है वो जो भी जो एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन है वो पड़ी होगी। ठीक है, उसके अलावा और भी फील्ड होती हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा ट्रेलर बिट्स का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आपका पैकेट का साइज अगर एक थ्रेशोल्ड से कम है, और वो हम डिस्कस करेंगे कि थ्रेशोल्ड कैसे डिसाइड होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर एक थ्रेशोल्ड से कम है तो इन दैट केस आप पैडिंग कर देते हैं, आप अपनी तरफ से जो लिंक ले रहे हैं वो 0 बिट्स ऐड कर देती है, और उसका काम सिर्फ पैकेट के साइज को एक थ्रेशोल्ड तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी जो चीज है वो लिंक एक्सेस की है। तो जो शेयर्ड मीडियम होता है, फॉर एग्जांपल वायरलेस राउटर है या इंटरनेट लैन है यूजिंग हब्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर मल्टीपल नोड्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर दें, ठीक है, तो कोलिजन होगी, सिग्नल इंटरफेयर करेंगे और जो आपका सारा सिग्नल जो है वो ड्रॉप करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वायरलेस राउटर का एग्जांपल ले लें कि हर नोड अगर ट्रांसमिशन अपनी मर्जी से करी जाए, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है और रुके ना फिर भी करी जाए उसके बावजूद, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी जो है ट्रैफिक हॉप बाय हॉप कम्युनिकेशन फिर होगी नहीं। आप जो भी पैकेट ट्रांसमिट करेंगे वो करप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइम पे किसी और नोड ने भी ट्रांसमिशन शुरू कर दी थी। ठीक है, तो चैनल एक्सेस जो प्रोटोकॉल होता है, जो लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेसिकली इंश्योर करते हैं कि एट एनी गिवन टाइम एक ही सेंडर जो है उस रेंज में वो ट्रांसमिट करे, बाकी ना करें। और अगर किसी और ने ट्रांसमिट कर दिया है तो इस कोलिजन को आइडेंटिफाई करके इससे रिकवर किया जा सके। तो ये जो चैनल एक्सेस है, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि क्लास में एक लेक्चर हो रहा है और मैं अगर स्टूडेंट को कहता हूँ कि कुछ सवाल है तो करें, और सारे स्टूडेंट एक ही टाइम पे बोलना शुरू करते हैं, तो किसी की समझ नहीं आएगी। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल इन दैट केस क्या होगा कि मैं स्टूडेंट को कह सकता हूँ कि हाथ खड़ा करें, और जो स्टूडेंट हाथ खड़ा करेगा उनमें से मैं किसी एक को परमिशन दे दूं बोलने के लिए, बाकियों को मैं कहूँ कि अभी ना बोलना है। तो ये जो है एक एनालॉजी है कि क्लास के अंदर चैनल मीडियम एक्सेस कैसे किया जा रहा होता है। ठीक है, तो डेटा लिंक कैसे मीडियम एक्सेस कंट्रोल करती है वो हम बाद में देखेंगे। और अगला पॉइंट है कि जो आपकी फ्रेमिंग होती है उसमें जो एड्रेस की हमने बात की थी, तो डेटा लिंक लेयर एड्रेस जो होता है उसे आप मैक एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक। तो मैक एड्रेस जो है फिजिकल एड्रेस है, फिक्स्ड होता है एज अपोज टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के केस में तो था ना कि आपके नोड जो है अगर एक नेटवर्क चेंज करती है, यानी एक नेटवर्क से मूव करके किसी और नेटवर्क में चली जाती है, तो इन दैट केस क्या होता है कि आपका आईपी एड्रेस भी आपको नया असाइन होता था। यानी जो नया नेटवर्क है उसमें जो डीएचसीपी सर्वर था, आप उसके साथ कनेक्ट करके एक नया आईपी ले लेते थे। मैक एड्रेस के केस में ये नहीं होता, मैक फिक्स्ड एड्रेस होता है। आप जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खरीदते हैं तो जो फैक्ट्री होती है वो फैक्ट्री ही उसके अंदर मैक एड्रेस को हार्ड कोड या बर्न कर देती है, तो उसे जो है फिर आप चेंज नहीं करते, वो फिक्स रहता है। आप नेटवर्क चेंज करते हैं, आप एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में चले जाएं, अगर आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वही है तो आपका मैक एड्रेस भी वही होगा। ठीक है, तो ये एक सर्विस है। उसके अलावा रिलायबल डिलीवरी जो है वो एक और लिंक लेयर सर्विस होती है कि बेसिकली अगर पैकेट लॉस हुआ है या करप्ट हुआ है तो उससे कैसे आपने रिकवर करना है। ठीक है, तो ये जो है अगर आपके लो बिट एरर लिंक होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक या कुछ ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो कि काफ़ी प्रोटेक्टेड होती हैं एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, तो उसमें यूजली नहीं इस्तेमाल होता। क्यों नहीं इस्तेमाल होता? क्योंकि बेसिकली आप अगर लाइबिलिटी डालनी शुरू कर दें तो उसकी वजह से आपका जो प्रोसेसिंग ओवरहेड है वो इंक्रीज करता है, और जो आपका हेडर साइज है वो भी इंक्रीज कर जाता है।
तो अगर आपका एक लिंक है जिसमें आपको पता है कितने एरर नहीं होंगे, तो आप प्रेफर करते हैं कि फिर रिलायबिलिटी वगैरह इस लिंक पे इस्तेमाल ना की जाए ताकि आपका ओवरहेड जो है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, अलबत्ता वायरलेस लिंक जो होता है, तो वायरलेस लिंक जो है काफ़ी हाई एरर रेट लिंक होता है। यानी सिंपल एग्जांपल है, आपका एक राउटर है घर पे और मल्टीपल लोग उस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, तो अगर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन करते हैं तो इन दैट केस कोलिजन होगी और आपको उससे रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो और सिर्फ यही नहीं है, वायरलेस लिंक में ये भी मसला होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो जाए, बिजली चमकी है या कोई और सिग्नल जो है, हैवी केबलिंग है फॉर एग्जांपल, उसमें करंट पास कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी वायरलेस लिंक में एरर बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें आपको फिर रिलायबिलिटी चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि अगर रिलायबिलिटी आप ट्रांसपोर्ट लेयर में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन को रिलायबिलिटी चाहिए और उसने टीसीपी इस्तेमाल कर दिया, तो फिर डेटा लिंक लेयर में आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? डेटा लिंक लेयर में फिर रहने दें, एंड टू एंड रिलायबिलिटी तो ऑलरेडी अचीव हो रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पॉइंट ये होता है कि लेट सपोज आपने एक पैकेट ट्रांसमिट करना है टू द डेस्टिनेशन, और लेट सपोज आप अपने घर के एक वायरलेस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेट सपोज आप जब कनेक्टेड हैं तो उस टाइम पे उस वायरलेस लिंक पे बहुत हाई एरर रेट है, यानी बिजली भी चमक रही है और बहुत ज्यादा लोग भी उस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है बेसिकली। ठीक है, ऑल राइट, तो अब क्या होगा? हाई एरर रेट है, विच मीन कि आप बहुत ज्यादा पैकेट भेजेंगे और बहुत ज्यादा पैकेट उसमें से करप्ट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस लिंक के ऊपर डेटा लिंक लेयर पर रिलायबिलिटी नहीं डालते हैं, तो आपकी रिलायबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करेगी, और उसमें मसला क्या है कि उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यानी आपने एक पैकेट भेजा, वो करप्ट हो गया, अब आपको मल्टीपल आरटीटी टाइम पीरियड इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टीसीपी में हमने देखा था कि आपका एक एस्टिमेट आरटीटी का होता है प्लस एक सेफ्टी मार्जिन होता है जो कि आरटीटी से ज़्यादा होता है, तो इतना ज़्यादा टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा एरर से रिकवर करने के लिए। ठीक है, और एरर की वजह से एक और चीज़ हमने देखी थी कि आपका जो सेंडर विंडो है वो लॉस के केस में या तो हाफ हो जाता है या बिल्कुल वन पे आ जाता है। तो होगा क्या कि क्योंकि इतना शदीद कंजेशन कंट्रोल हो रहा होगा, तो आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है उसका जो बेसिकली जो आप बैंडविड्थ जो थ्रूपुट अचीव कर रहे हैं वो भी बहुत बुरी तरह से हिट होगी। ठीक है, अलबत्ता इस सिनेरियो में अगर आपने लिंक लेयर के ऊपर रिलायबिलिटी कर ली होती तो क्या होना था कि पैकेट लॉस होता या करप्ट होता, और उसी वक्त राउटर और आप जो है आपस में कम्युनिकेट करके उससे रिकवर करते हैं, और ये जो रिकवरी टाइम होता है ये मच स्मॉलर होता कंपेयर टू एन आरटीटी। और दूसरा इसका फायदा क्या होता कि क्योंकि आपका टीसीपी लेयर पे ये नहीं हो रहा, यानी टीसीपी को तो पहुंच जाएगा पैकेट सही तरीके से, तो उसका फायदा है ये है कि आपका जो कंजेशन विंडो है वो भी हर आरटीटी में इंक्रीज करेगा। ये नहीं होगा कि नॉइज की वजह से वो हर आरटीटी में बैक टू वन आ जाए, नहीं। तो आपकी कंजेशन, आपका थ्रूपुट भी अच्छा आपको मिल जाएगा क्योंकि बिला वजह कंजेशन नहीं है, तो कंजेशन कंट्रोल नहीं ट्रिगर होगा। और दूसरा ये है कि आपका रिकवरी टाइम जो है वो भी मल्टीपल आरटीटीज की बजाय वो जो एक लिंक का टाइम होता है उसके अंदर अचीव हो जाएगा। तो इसलिए आप बेसिकली दोनों एंड पे रिकवरी रिलायबिलिटी डाल देते हैं। अगली सर्विस है फ्लो कंट्रोल की, कि आपकी जो नोड्स हैं जिन्होंने आपस में ट्रांसमिशन करनी है तो वो एक दूसरे को पेश कर सकते हैं। जैसे टीसीपी में था, लिंक में भी वही होता है कि अगर एक नोड पैकेट ट्रांसमिट कर रही है और जो उसका नेबर जो उन पैकेट को रिसीव कर रहा है वो उन पैकेट्स को प्रोसेस नहीं कर सकता उस रेट पे, तो इन दैट केस फ्लो कंट्रोल ट्रिगर होगा और जो सेंडिंग नोड है वो स्लो डाउन कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि मकसद ये है कि पैकेट जो है इतने ज़्यादा ट्रांसमिट ना हो जाए कि जो रिसीविंग नोड है जो नेबर है उसके बफर के अंदर ये कॉपी ना हो सके, वो ओवरफ्लो कर जाए। ठीक है, फिर
और जो लिंक लेयर सर्विसेज हैं उसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों आ जाते हैं। एरर जो है वो बेसिकली क्यों कॉज होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपका सिग्नल जो है वो डिस्टेंस के साथ वीक हो जाता है, जहाँ फिर इंटरफेरेंस होती है कि एक नोड ट्रांसमिट कर रही है उसी टाइम पे कोई और नोड भी ट्रांसमिशन शुरू कर दे ब्रॉडकास्ट मीडियम का फॉर एग्जांपल, तो ये आपका सिग्नल जो है वो करप्ट हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो रिसीवर जो है उसका काम होता है कि एरर को डिटेक्ट करना, और अगर एरर डिटेक्ट हुआ है तो या तो उसे ड्रॉप कर देगा, उसे ड्रॉप तो कर देगा। अब एक ऑप्शन होती है कि वो सेंडिंग नोड को इन्फॉर्म कर देगा कि पैकेट करप्ट हुआ था और सेंडिंग नोड दोबारा ट्रांसमिट करेगी। दूसरी ऑप्शन होती है कि वो खामोश हो जाएगा रिसीवर, और टाइम आउट के बाद सेंडिंग नोड को पता लग जाता है कि पैकेट करप्ट हुआ है। और तीसरी ऑप्शन होती है कि जो रिसीवर है वो एरर को खुद ही करेक्ट कर ले। यानी बेसिकली होता क्या है, आप एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं कि जो भी पैकेट आपको आया है सेंडर जो है उस पैकेट में कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देता है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे। और उन रिडंडेंट बिट्स की बेसिस पे एक तो एरर डिटेक्ट किया जाता है, जो चेकसम का एग्जांपल हमने यूडीपी और टीसीपी के केस में किया था। और दूसरी बात यह है कि रिडंडेंट बिट्स के थ्रू ये भी मुमकिन होता है कि रिसीवर जो है उस पैकेट में खुद ही डिटरमिन कर ले कि कौन सी वाली बिट जो है वो करप्ट हुई है, और फिर उस बिट को खुद ही से ठीक कर दे, रादर देन री ट्रांसमिट पैकेट करने के। जो रिसीवर है खुद ही एरर को करेक्ट करके उस पैकेट को अपने से ऊपर वाली लेयर को दे देगा। ठीक है, तो ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन होगी। और आखिरी जो बात है वो ये है कि आपके जो लिंक लेयर प्रोटोकॉल होते हैं जहाँ तो वो हाफ डुप्लेक्स होते हैं, जहाँ वो फुल डुप्लेक्स होता है। इन दोनों में फर्क क्या है? हाफ डुप्लेक्स में होता है कि अगर एक नोड ट्रांसमिट कर रही है तो उस टाइम पे जो उस नोड का रिसीवर है वो रिसीवर जो है वो ट्रांसमिट, यानी वो पैकेट जो है जिसको ट्रांसमिट किया जा रहा है वो रिसीवर फिर लिसन करेगा, वो खुद से ट्रांसमिशन उस टाइम पे नहीं कर सकता। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दो नोड्स हैं, दो नेबरिंग नोड्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजना चाह रही हैं, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, यानी अगर आपका एक राउटर है, फाइबर ऑप्टिक राउटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, जहाँ पे वो आपका कॉपर लिंक भी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक एंड से ट्रांसमिशन हो रही है तो उसी लिंक के ऊपर दूसरा एंड जो है वो भी उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन कर सकता है। वायरलेस में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि अगर आप अपने वायरलेस राउटर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वायरलेस राउटर जो है वो आपको ट्रांसमिट नहीं कर सकता, उसे खामोश होना पड़ जाता है। तो वायरलेस राउटर हाफ डुप्लेक्स है, और जो आपके जो कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिक के साथ कनेक्टेड थे वो यूजली फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि लिंक लेयर जो है वो इम्प्लीमेंटेड कहाँ पे होती है? यानी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर जो थे वो हमने देखा था कि वो सारा का सारा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, आपका सीपीयू जो है उस सारे को मैनेज कर रहा होता है। लिंक लेयर जो है ऑन दी अदर हैंड वो बेसिकली दोनों, लिंक लेयर जो है आपका कुछ पार्ट्स सीपीयू एंड पे भी होता है, ठीक है, ओएस मैनेज कर रहा होता है, और कुछ जो पार्ट है वो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेक या उसे अडेप्टर भी आप कहते हैं, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होता है। ठीक है, यानी आपका वायरलेस राउटर, आप वायरलेस कार्ड आपने लगाया है अपने लैपटॉप में, जहां आपका एक ईथरनेट अडेप्टर है, तो उसके अंदर लिंक लेयर इम्प्लीमेंटेड होती है। ठीक है, यानी बेसिकली जो आपका अडेप्टर होता है उसमें लिंक लेयर भी है, लिंक लेयर की जो सारी फंक्शनैलिटी है वो भी उसमें अवेलेबल है, और उसके अलावा जो फिजिकल लेयर वाला काम है वो भी उसके अंदर होगा। यानी एक सिग्नल है, डेटा है जो आपने ट्रांसमिट करना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू फाइबर ऑप्टिक, या उसे कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या उसे कन्वर्ट करना है इनटू रेडियो सिग्नल, तो वो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिजिकल लेयर भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर ही इंप्लीमेंटेड होती है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है नेक, ये आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू द सिस्टम बस।
ठीक है, यानी आपने कोई भी ट्रांसमिशन, आपने सीपीयू को कोई डेटा भेजना है तो सिस्टम बस के थ्रू भेजेंगे, और बस का मतलब क्या होता है कि जितने डिवाइसेस उस बस के साथ कनेक्टेड है तो वो एट एनी गिवन टाइम बस को एक ही कोई ट्रांसमिट कर सकता है। बस शेयर्ड मीडियम होता है बेसिकली, ठीक है, ऑलराइट। तो बस के थ्रू वो कनेक्टेड होता है टू द सीपीयू। और आखिरी बात है कि लिंक लेयर जो है वो कॉम्बिनेशन होती है ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कुछ उसका पोर्शन है जो कि हार्डवेयर वाला काम कर रहा होता है, कुछ पोर्शन है जो कि उसका सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है, जो कि हमने रिलायबिलिटी और फ्लो कंट्रोल वगैरह की बात की थी। तो ये सारा जो है बेसिकली लिंक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, और कुछ पार्ट जो है वो आपका ओएस साइड पे इंप्लीमेंटेड होता है। तो अडेप्टर का काम क्या होता है, सेंडिंग एंड पे आपका जो टॉप लेवल लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड से जो नेटवर्क लेयर पैकेट रिसीव होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर बेसिकली क्या करेगा कि उस पैकेट के ऊपर ईथरनेट का हेडर लगाएगा, अगर कोई एरर चेकिंग बिट्स डालनी है, ठीक है, रिलायबिलिटी या फ्लो कंट्रोल वाला कोई काम प्रोसेसिंग करनी है तो वो करेगा और फिर पैकेट सेंड कर देगा, ठीक है। वो पैकेट ओवर द फिजिकल लिंक ट्रांसमिट होगा, रिसीवर तक पहुंचेगा। अब रिसीवर एंड पे जो अडेप्टर है वो चेक करेगा अगर एरर करेक्शन है तो पैकेट ठीक है कि नहीं, अगर पैकेट ठीक नहीं है तो उसे ड्रॉप करके अगर कोई सेंडर को मैसेज भेजना है तो वो भेज देगा, ठीक है। वरना अगर पैकेट ठीक रिसीव हुआ है, उसमें कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, तो इन दैट केस वो पैकेट को हेडर से स्ट्राइप करेगा, हेडर रिमूव कर देगा इथरनेट का, और जो रिमेनिंग पे लोड है उस पे लोड में आपका नेटवर्क लेयर हेडर इंक्लूडेड है, तो वो जो है नेटवर्क लेयर को पैकेट दे दिया जाएगा। अब नेटवर्क लेयर जो है उसमें से रिमूव करेगी जो भी नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन थी, फिर वो पैकेट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर को देख के ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया जाएगा, और इस तरीके से वो पैकेट बेसिकली अपना पूरे का पूरा एक एंड टू एंड जो उसकी मूवमेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है, और इवेंचुअली जो पैकेट के अंदर डेटा था वो एप्लीकेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्लास ये इंट्रोडक्शन थी लिंक लेयर की। आपको पता होना चाहिए कि लिंक लेयर क्यों इस्तेमाल होता है लिंक लेयर में क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है, और आपको पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी अगर लिंक लेयर में इंप्लीमेंट की है और टीसीपी में भी इंप्लीमेंटेड है तो उसकी क्या वजह है, ठीक है। और लास्टली मैक एड्रेस का क्या कॉन्सेप्ट था वो हमने बहुत ही ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया, उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। आखिरी जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो एरर चेकिंग है कि एक सौ पैकेट रिसीव हो गए तो कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि इस पैकेट में कोई करप्शन हुई है कि नहीं हुई। तो एरर डिटेक्शन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हाई लेवल पे अगर बात करें तो नेटवर्क लेयर जो है एक पैकेट बनाती है, यानी आपका एप्लीकेशन डेटा है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर बना है और उसके ऊपर जो है नेटवर्क लेयर हेडर लग गया है, तो इस पूरे को आप एक डेटाग्राम कहते हैं। ये डेटाग्राम जब लिंक लेयर को दे दिया जाता है तो लिंक लेयर उसके ऊपर अपना हेडर लगाती है, और अब जो पैकेट है उसके लिए टेक्निकल टर्म है फ्रेम, यानी है पैकेट ही पर उसे आप अगर फैंसी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसे फ्रेम भी कह सकते हैं। क्या, तो ये जो हेडर होता है इसके अंदर आप कुछ एडिशनल रिडंडेंट बिट्स डालते हैं व्हिच आर कॉल्ड द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स, ठीक है। और वो बेसिकली जनरेट होती है बेस्ड ऑन जो आपका डेटा उस पैकेट के अंदर पड़ा हुआ है। यानी आप चेकसम देख लें जो यूडीपी में हमने किया था, कि यूडीपी के पैकेट में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को देख के आप उसकी जो चेकसम बिट्स है वो जनरेट करते हैं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि आप उस डेटा को देख के एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स जनरेट करते हैं और वो साथ ही ट्रांसमिट कर देता है। अब ये पैकेट रिसीव होगा तो उसका डेटा और एरर डिटेक्शन बिट्स को कंपेयर किया जाएगा, और उससे अगर आपको पता लगता है कि सारी बिट्स ठीक है, कोई करप्शन नहीं हुई, तो पैकेट जो है नेटवर्क लेयर को पहुंचा दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एरर डिटेक्ट होता है तो फिर जो भी आपका रिस्पॉन्स था एरर डिटेक्शन का, यानी कोई रीट्रांसमिशन करवानी है या फिर आपने इग्नोर कर देना है या फिर खुद ही से करेक्ट करना है, तो वो आपका जो एंड है रिसीवर वो
करके अकॉर्डिंगली एक्शन ले लेगा। ठीक है, एरर डिटेक्शन जो है वो 100% रिलायबल नहीं होती। इट इज पॉसिबल कि आपका प्रोटोकॉल जो है कुछ एरर्स को मिस कर दे। ठीक है, पर आपकी टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये काफ़ी रेयर है और चांसेस आर हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर एरर हुआ है तो आप उसे डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि जितनी बड़ी ईडीसी फील्ड होगी उतनी बेहतर आप डिटेक्शन कर सकते हैं और उतनी बेहतर आपकी एरर करेक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, और ये हम एग्जांपल कुछ अभी देखेंगे, पर ज्यादा डिटेल में ये पॉइंट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो सिंपलेस्ट एरर डिटेक्शन होती है वो पैरिटी चेकिंग होती है। ठीक है, पैरिटी चेकिंग में क्या होता है कि आपने जो है एक पैरिटी बिट अपने डेटा के साथ अटैच करनी होती है। यानी सिंपल पैरिटी अप्रोच में क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इवन पैरिटी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका सेंडर क्या करेगा, वो सारा डेटा देखेगा जो कि पैकेट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, उसमें वो उसके बाद वो एक एडिशनल बिट अटैच कर देगा और इस बिट को पैरिटी बिट कहते हैं। ठीक है, और इस बिट की वैल्यू ये होगी, ऐसी वैल्यू होगी कि ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं आपके वो इवन होने चाहिए। और अगर आपका सेंडर ऑड पैरिटी अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है तो इन दैट केस जो पैरिटी बिट सेट होगी वो ऐसे होगी कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपने बिट सेंड करनी है 1001010 और आप इवन पैरिटी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बेसिकली काउंट करेंगे कि इस डेटा में नंबर ऑफ वंस कितना है, तो नंबर ऑफ वंस 3 है विच इज ऑड। तो आपके इवन पैरिटी अप्रोच में टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, तो इसकी जो पैरिटी बिट आप अटैच करेंगे वो 1 होगी। अब आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं इस पैकेट में वो इवन है, यानी 4 है। ओके, ऑन द अदर हैंड लेट्स सपोज आपका एग्जांपल है आपने 1001011 ट्रांसमिट करना है और आप इवन पैरिटी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि नंबर ऑफ वन जो है इस पैकेट में वो ऑलरेडी इवन है, तो इसलिए जो इवन पैरिटी बिट आप अटैच करेंगे वो 0 कर देंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ वन जो है वो इवन रहे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बेसिकली आपकी सेंडर एंड का काम है। अब रिसीवर एंड पे क्या होगा कि जब कोई पैकेट रिसीव होगा, डेटा प्लस पैरिटी बिट, तो रिसीवर क्या करेगा, उन सारे बिट्स में वो वंस को काउंट करेगा। अगर इवन पैरिटी अप्रोच इस्तेमाल हो रही है तो अगर वंस इवन है तो इसका मतलब है एरर नहीं था, अगर टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड है तो समझ जाएगा कि एरर था, एंड वाइस वर्सा फॉर एन ऑड पैरिटी टेक्निक। ठीक है, पर जस्ट जो सेंडर और रिसीवर होते हैं उन्हें पहले अग्री करना पड़ता है कि वो इवन पैरिटी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे कि ऑड पैरिटी। ठीक है, तो सिंपलेस्ट अप्रोच है। अब इसमें मसला क्या है सिंपल पैरिटी में, लेट सपोज कि सेंडर ने एक पैकेट ट्रांसमिट किया और उस पैकेट में डेटा भी था और साथ एक पैरिटी बिट भी थी, सच दैट आपका टोटल नंबर ऑफ वंस जो है उस पूरे पैकेट में वो इवन है। लेट सपोज वो जो बिट्स थी वो थी 100101101 और आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है। अब लेट सपोज इसमें जो पहली 2 0 बिट्स हैं वो स्विच हो जाती हैं, यानी आपने जो चीज ट्रांसमिट की थी वो 100101101 थी, पर नेटवर्क के ऊपर वो लिंक के ऊपर ट्रांसमिट होते होते जब डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो उसे 11110101 मिला। यानी आपको नजर आ रहा है कि करप्शन हुई है, आपकी बिट्स जो है वो चेंज हुई है, यानी आइडियली ये पैकेट ड्रॉप हो जाना चाहिए। पर मसला क्या है, ये पैकेट जब रिसीव होगा तो एरर डिटेक्ट होगा कि नहीं, तो जवाब है कि नहीं, एरर डिटेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैकेट रिसीव हुआ है इवन दो इसमें बिट स्लिप हुई है,
पर आप अगर काउंट करें टोटल नंबर ऑफ वंस तो वो इसमें 6 है विच इज इवन। तो बेसिकली रिसीवर ने सिर्फ ये चेक करना था कि नंबर ऑफ वन इवन है कि ऑड है, और क्योंकि वो इवन है और इवन पैरिटी अप्रोच इस्तेमाल हो रही है तो रिसीवर अज्यूम करेगा कि कोई करप्शन नहीं हुई क्योंकि आपकी बिट्स जो है वो इवन रिसीव हुई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मसला है सिंपल पैरिटी अप्रोच का कि अगर मल्टीपल बिट स्विच होती है तो आपका एरर डिटेक्ट नहीं होगा। और सिंपल पैरिटी जो है वो बेसिकली 1 बिट एरर के लिए वर्क करती है, या फिर आपके ऑड नंबर ऑफ बिट्स जो है वो अगर फ्लिप हो, यानी 1 बिट फ्लिप हुई है या 3 बिट फ्लिप हुए हैं या 5 बिट फ्लिप हुए हैं तो वो एरर तो डिटेक्ट हो जाएगा। पर अगर 2 बिट्स चेंज हुए हैं या 4 बिट्स चेंज हुए हैं या 6 बिट्स चेंज हुए हैं एंड सो ऑन, तो इन दैट केस एरर जो है वो निकल जाएगा, वो डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी अप्रोच है लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी। ये जो है सिंपल पैरिटी से थोड़ी ज्यादा बेहतर है। इसमें क्या होता है कि आपने जो डेटा ट्रांसमिट करना है उसे आप ट्रीट करते हैं एज मल्टीपल ब्लॉक्स, और आप क्या करते हैं, यानी पैकेट एक ही है पर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हर रो जो है एक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप पैरिटी बिट ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली आप डेटा को स्प्लिट करते हैं इनटू मल्टीपल रोज, और फिर आप क्या करते हैं कि हर कॉलम का भी एक पैरिटी बिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये फिगर में आपको नजर आ रहा है कि आपका जो टोटल डेटा था इवन दो एक ही पैकेट के अंदर है पर उसे आपने स्प्लिट इनटू रोज, मल्टीपल रोज किया है, और हर रो के एंड पे और हर कॉलम के एंड पे आपने पैरिटी बिट ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये पैकेट रिसीव होगा तो रिसीवर बेसिकली क्या करेगा, वो हर रो की पैरिटी बिट, हर रो में वो काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस। लेट्स अज्यूम कि हम इवन पैरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन है हर रो में तो इसका मतलब है कि रो वाइज एरर डिटेक्ट नहीं हुआ। फिर रिसीवर कॉलम वाइज चेक करेगा कि हर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो इसका मतलब है कि एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, आपका जो पैकेट था वो फिर ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका कोई एरर डिटेक्ट होता है, यानी इस रेड में देखें तो इस रेड में क्या हो रहा है कि रिसीवर रो पे काउंट करेगा तो टोटल नंबर ऑफ वन जो है वो उसे ऑड मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब उस कॉलम को काउंट करेगा तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ वन जो है वो ऑड मिल रहा है। तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि कोई ना कोई करप्शन हुई है, और वो उस पैकेट को या तो एक ड्रॉप कर देगा कि करप्ट हुआ है, या फिर क्या करेगा कि वो इस एरर को खुद ही से करेक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी वो देखते हैं कि किस रो में एरर करप्शन हुई है, किस कॉलम में करप्शन हुई है, इसका इंटरसेक्शन देखता है। तो जो बिट उसके इंटरसेक्शन पे लाई करती है रिसीवर समझ जाएगा कि इस बिट के अंदर मसला था, वो इसे फ्लिप कर देगा, और इसे फ्लिप करने से बेसिकली वो उस एरर से रिकवर कर जाएगा। यानी ये जो जीरो है रेड में, इसे 1 करेगा तो उसे नजर आ जाएगा कि वो कॉलम भी ठीक हो गया और वो रो जो है वो भी ठीक हो गया, और पूरा पैकेट जो है उसका आपने पैरिटी बिट जो है वो पैरिटी जो है वो अब ठीक हो गई है। ठीक है, तो इन दैट केस वो पैकेट जो है खुद ही से करेक्ट करके नेटवर्क लेयर को दे देगा। ठीक है क्लास, तो ये बेसिकली आपकी लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी चेकिंग होती है। अब ये भी फुल प्रूफ नहीं है, और इसमें एक सिंपल एग्जांपल है कि आप देखें कि लेट सपोज रो 1 में 2 बिट्स थी, वो 00 से सॉरी वो 10 से 01 हो गई है, और रो 2 में 2 बिट्स थी जो कि 11 से 00 हो गई हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि क्योंकि आपकी 2 बिट्स फ्लिप हुई हैं, ठीक है, तो उस रो में जो पैरिटी चेक करेंगे वो आपका डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि अगर एक रो में ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स हो, यानी 1 बिट चेंज हो या 3 बिट्स चेंज हो या 5 बिट्स चेंज हो,
तब तो एरर डिटेक्ट हो जाता है। अगर 2 बिट्स चेंज हो तो एरर डिटेक्ट नहीं होता है। सेम वॉज फॉर द कॉलम, कि कॉलम में भी अगर आपकी इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज हुई हैं तो आपका एरर डिटेक्ट नहीं होगा। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो 4 बिट्स फ्लिप हुई हैं उनके कॉलम को आप चेक करें तो उन कॉलम में इवन नंबर ऑफ वंस है, और उनके रोज को चेक करें तो उनके रोज में भी इवन नंबर ऑफ वंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इवन दो आपकी बिट्स चेंज हुई थी, एरर डिटेक्ट नहीं होगा। टू समराइज, आपके पैरिटी और लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी चेकिंग जो होती है वो ऑड नंबर ऑफ बिट्स को चेक कर लेती है, पर अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स हो रहे हैं तो इन दैट केस वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है। और दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल पैरिटी में एक और मसला क्या होता है कि आपको हर रो और हर कॉलम के साथ एडिशनल बिट ऐड करनी पड़ रही है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी है, और आपका जो ओवरऑल पैकेट है उसमें एक्चुअल डेटा जो था उसके साथ जो ओवरहेड एरर डिटेक्शन और करेक्शन वाला डेटा होगा, बिट्स होंगी, वो बहुत ज़्यादा ओवरहेड हो सकता है पोटेंशियली। ठीक है। तो आप चाहते हैं, आइडियली आप चाहते हैं कि आपका जो भी एरर डिटेक्शन प्रोटोकॉल है उसमें एक तो हर एरर डिटेक्ट हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो रिडंडेंट बिट्स आप साथ सेंड कर रहे हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा बिट्स आप सेंड कर दें कि आपका ओवरऑल जो है आपका पैकेट, जितना आपके पैकेट में डेटा है उतना ही आपको एरर डिटेक्शन का साथ बिट्स भी डालनी पड़ जाए, तो वो तो ओवरहेड ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इतना फीजिबल नहीं रहता। तो आइडियली यू वांट कि आपका जो रिडंडेंट बिट्स है वो भी मिनिमाइज करें आप। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अचीव करने के लिए आप साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है। वो एरर भी ज़्यादातर, वो एरर भी तकरीबन सारे डिटेक्ट कर लेगा, नंबर 1। और नंबर 2, उसमें जो रिडंडेंट बिट्स है वो भी काफ़ी कम इस्तेमाल होंगे, यानी मिनिमम पॉसिबल। ऑब्वियसली आपको इस्तेमाल तो करनी पड़ती है रिडंडेंसी, इसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज अ ट्रेड ऑफ। ठीक है क्लास, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर।